बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना काल में बीबीसी के कैमरे पर डॉक्टरों के इल्जाम। क्या संदिग्ध संक्रमितों के नहीं हो रहे हैं पर्याप्त टेस्ट? देश के कई डॉक्टरों का दावा, सामने नहीं आ रही है कोविड-19 की असल तस्वीर। कई जगह हालात गंभीर, सरकार का दावा, दुनिया के कई देशों से हो रही है ज्यादा टेस्टिंग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में भारत में कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत की बात, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले हुए 13,500 से ज्यादा, अब तक 452 की मौत। आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने किया 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। ईडी ने तबलीगी जमात के मुखिया पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दिल्ली सरकार का फैसला, बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1.5 लाख और संक्रमण के मामले 22 लाख के करीब। चीन ने जारी किए वुहान में मरने वालों के बदले हुए आंकड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेश किया 3 चरण में लॉकडाउन खोलने का प्लान। पाकिस्तान में बैन के बावजूद जुमे की नमाज के लिए जमा हुए हजारों लोग। वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने इकट्ठा होने पर लगाई है पाबंदी, लेकिन छोटे शहरों की मस्जिदों में जमकर उड़ी नियमों की धज्जियां। इनमें से अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत में कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि 30 जनवरी को हुई थी। तब से अब तक यानी 2.5 महीने में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यह संख्या बड़ी है, लेकिन दूसरे देशों से अगर तुलना करें तो हालात काफी हद तक काबू में नजर आते हैं। लेकिन क्या देश में संक्रमण की स्थिति का सच यही है? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत ने अब तक कोरोना संक्रमण को लेकर जो कदम उठाए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी तारीफ की है। सरकार की ओर से बार बार इसका जिक्र होता है कि लॉकडाउन और सरकार के उठाए कदमों की वजह से भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या उतनी नहीं है जितनी की हो सकती थी। लेकिन संक्रमण के कुछ हॉटस्पॉट्स में काम कर रहे डॉक्टरों का दावा है कि देश में वायरस संक्रमण की असल तस्वीर सामने आ ही नहीं रही है। भारत में लॉकडाउन का चौथा हफ्ता शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि भारत में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अगले कुछ हफ्ते अहम होंगे। इस बीच अहम सवाल सामने है, क्या भारत में पर्याप्त टेस्ट किए जा रहे हैं या फिर संक्रमित लोगों की संख्या कम बताई जा रही है? मुंबई की एक झुग्गी बस्ती का नजारा। भारत के कुल कोरोना के मामलों में से सबसे ज्यादा इसी शहर में है। मौत के मामले में भी ये पहले पायदान पर है। बीमारी को हराने में जुटे कई डॉक्टरों का दावा है कि सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं, हकीकत उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय ने मुंबई के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से बात की। सरकारी कार्रवाई की डर के वजह से पहचान जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने बीबीसी के सामने अपनी बात रखी। जी हाँ, हम कम टेस्ट कर रहे हैं और कम ही की जानकारी दे रहे हैं। एक दिन सांस लेने की गंभीर परेशानी से जूझ रहे 6 मरीज अस्पताल आने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। हमने उनके टेस्ट भी नहीं किए थे, जबकि इस बात की गंभीर आशंका थी कि वो कोविड-19 से संक्रमित हो सकते हैं। मरने वाले मरीजों का टेस्ट नहीं करने की एक वजह ये है कि दुनिया भर में किट की कमी है, इसलिए आप समझदारी के साथ अपनी किट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत के दूसरे कस्बों और शहरों में भी डॉक्टर पर्याप्त टेस्ट नहीं होने और वायरस से मुकाबला करने वालों के लिए सुरक्षा उपकरणों यानी PPE किट की कमी की शिकायत कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों से बात की। आरडी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की मांग पिछले 1 महीने से उससे ज्यादा से जो है लेटर लिख करके हमने वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा, डीएम अलीगढ़ को लेटर लिखा, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा कि आप हमें जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सुरक्षा कवच मुहैया कराइए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। जो हमें कमी पड़ रही है वो हमें टेस्टिंग किट्स की पड़ रही है, जो कल्चर मीडिया है हमें उसकी कमी है, साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाए उनकी भी कमी पूरे भारत में नजर आ रही है। ICMR की गाइडलाइन है, उसके तहत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जो प्रोफाइलेक्टिक डोज रिकमेंड किया ICMR ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उसको एडिक्वेट क्वांटिटी में यहाँ प्रोवाइड की जाए।
और अभी तक ये हमने पाया है कि अभी हमारे कॉलेज में ये मास डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ केयर वर्कर्स में स्टार्ट नहीं हुआ है, ना हमारे कॉलेज अभी तक मास लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इसको प्रोक्योर कर पाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी मेडिकल सुविधाओं की कमी की बात स्वीकार करते हैं। तो बाकी सब जगह तो ऑक्सीजन सप्लाई तो सभी बेड पे नहीं हो पाती है। अब इसमें जो है वो 40 बेड हमने आइसोलेट किया है और उस हिसाब से हमारे पास जो है 40 बेड में से हम लोगों ने जो है 4 वेंटिलेटर जो है हम लोगों ने ये मार्क कर रखे इसके लिए। तो हम लोगों को 2 वेंटिलेटर हम लोगों ने परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस अप्रैल हमको और वेंटिलेटर मिल जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कह रही है कि भारत में पर्याप्त टेस्ट हो रहे हैं। एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है। निकल जाऊंगा मतलब। भारत में लॉकडाउन सख्ती से लागू कराया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इससे कुछ हद तक अस्पतालों का बोझ कम हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाए बिना कोई देश वायरस को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब तक आप व्यापक जांच करने और आइसोलेशन की रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक बीमार लोग लगातार आते रहेंगे, या फिर आप लंबे वक्त तक लॉकडाउन में रहें। लेकिन भारत में लॉकडाउन भी काफी महंगा है, खासकर गरीबों के लिए। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। तब से अब तक कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन भारत में घनी आबादी और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था के वजह से वायरस पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है। जब भी लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, तब कौन कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं, इसका पता लगाने के लिए और ज्यादा निगरानी और टेस्टिंग की जरूरत होगी। और भारत की बड़ी आबादी भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया, खासकर हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली संस्थाओं की नजर अब भारत पर है। अब तक भारत ने संक्रमण का जिस तरह से मुकाबला किया है, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या सोचती हैं, बता रही है बीबीसी संवाददाता सरुप्रिया सांगवान। भारत में कोरोना वायरस का पहला कंफर्म मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद इस महामारी को रोकने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को टेस्ट करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया और महामारी रोकने के लिए सख्त कानून भी लागू कर दिया। WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल ने भारत के उठाए कदमों की तारीफ की है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो और अर्थशास्त्री शामिका रवि का कहना है कि भारत ने अब तक अच्छा किया है। भारत में एक्टिव मामले 7 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। ये पहले की तुलना में धीमी दर है। मौत की दर भी कम है। हालांकि और पॉजिटिव मामले मिलने की आशंका ज्यादा है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि जानकारी की कमी और कमजोर रिपोर्टिंग के चलते संख्या में तेजी नहीं दिख रही। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के वायरोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर टी जैकब जॉन कहते हैं कि भारत को बुरी स्थिति के लिए निश्चित तौर पर तैयार रहना चाहिए। उनके मुताबिक अभी फोकस इस बात पर लगाया जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सबूत तलाशा जाए, और ये रणनीतिक गलती है। प्रोफेसर टी जैकब जॉन को लगता है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति है। आर्थिक सुस्ती को रोकने के लिए लॉकडाउन में ढील देने और कोरोना संक्रमण के ग्राफ को सपाट बनाने के लिए अब कहीं ज्यादा निगरानी की जरूरत होगी कि कौन संक्रमित है और कौन संक्रमित नहीं है। इसके अलावा भारत को प्लाज्मा थेरेपी को भी देखने की जरूरत है। इसमें यह होता है कि संक्रमण से उबरने वाले मरीज की अनुमति से उनका ब्लड लिया जाता है। इसमें ज्यादा एंटीबॉडी वाले ब्लड प्लाज्मा को संक्रमित मरीज के ब्लड में मिलाया जाता है। कई डॉक्टरों के मुताबिक इस संक्रमण के इलाज में ये एक उम्मीद हो सकती है। कई वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि सांस संबंधी इन्फेक्शन वाले हर मरीज का टेस्ट किया जाना चाहिए। वायरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस वायरस का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये भी समझना होगा कि भारत के सभी राज्यों में संक्रमण के कम या ज्यादा मामले एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में आने वाले हफ्तों में ही पता चलेगा कि भारत में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ेंगे या भारत ने संक्रमण को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। यानी आने वाले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक ब्रेक के बाद बताएंगे चीन ने कम क्यों बताई कोरोना से मरने वालों की संख्या। और अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से बढ़ रहे हैं बेरोजगार। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारे कासिम। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई थी और अब जानकारी मिली है कि वहां मरने वालों की संख्या पहले जितनी बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा है। चीन के अधिकारियों ने वुहान शहर में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 50% अब बढ़ा दी है। अब बताया गया है कि इस बीमारी से करीब 4000 लोगों की वहां मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पहले जो आंकड़े जारी हुए थे वो सही नहीं थे। हालात काबू होने के बाद आंकड़ों की समीक्षा की गई। अधिकारियों का दावा है कि अब इसमें बदलाव नहीं होगा। वुहान शहर के करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 11 हफ्ते तक सख्त लॉकडाउन में रहना पड़ा था। हाल ही में इसमें ढील दी गई है और आंकड़ों में बदलाव की खबर ऐसे वक्त में आई है जब चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि देश की अर्थव्यवस्था में 6.8% की बड़ी गिरावट आई है। ये आंकड़े साल की पहली तिमाही के हैं। कोरोना वायरस संक्रमण ने चीन की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और ताजा आंकड़ों से जाहिर है कि 3 दशक में पहली बार अर्थव्यवस्था में ऐसी गिरावट आई है। चीन सरकार का कहना है कि राहत पैकेज का ऐलान होने को है, लेकिन अभी दुनिया भी मंदी से जूझ रही है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक निर्यात पर टिकी है, उसे जल्दी राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है। चीन सबसे ज्यादा कारोबार अमेरिका से करता है, लेकिन वहां भी दिक्कतें कम नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि वो चाहते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। उन्होंने बताया कि राज्यों में एक एक करके बंदिशें हटाने के लिए उन्होंने गवर्नरों को अधिकार दे दिए। Based on the latest data, our team of experts now agrees that we can begin the next front in our war, which we are calling opening up America again. And that's what we're doing. We're opening up our country. And we have to do that. America wants to be open, and Americans want to be open. अमेरिकी सरकार के सामने बेरोजगारों की बढ़ती संख्या भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कोविड-19 महामारी के बाद से 2 करोड़ लोग नौकरी गंवा चुके हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार बंदिशें हटाने की बात कर रहे हैं। ये है खूबसूरत और खुशहाल एनोपोलिस शहर, लेकिन अब यहाँ हालात थोड़े अलग हैं। चेसपीक तट पर यह जगह अमेरिकी नौसेना अकादमी और क्रैब्स केक्स के लिए मशहूर है, लेकिन समंदर किनारे बसा ये शहर अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चिक एंड रूथ डाली 55 सालों से यहाँ हैं, लेकिन अब आगे कितने समय तक? इसके पास एक विरासत है, बहुत ही ईमानदार ग्राहक भी। हम सभी इस संकट से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये काफी मुश्किल रहा होगा। इतना मुश्किल कि मैंने बहुत लंबे समय से ऐसी समस्या नहीं देखी। बिजनेस कितना नीचे गिर चुका है? लगभग 75%। इस कोने में कुछ भी हिलडुल नहीं रहा है, सिवाय हवा से हिलने वाले इस झंडे के। यहाँ गवर्नर कैलवर्ट होटल है। इसमें 125 कमरे हैं और सिर्फ एक मेहमान। कोरोना वायरस से व्यापार का बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत बुरा है। इसका हम पर बहुत खराब असर पड़ा है। यहाँ लगभग 75 लोग काम करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। उन लोगों का क्या हुआ जो अपनी नौकरियां खो बैठे? ज्यादातर लोग सरकार से बेरोजगारों को मिलने वाले भत्ते के लिए अपना नाम दे रहे हैं। किसी न किसी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस संकट के समय को काटने के लिए जो कुछ बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। 3 हफ्ते पहले कांग्रेस ने छोटे व्यापारों के लिए $350 अरब के राहत कोष की स्थापना की, जिसमें अब पैसे खत्म हो चुके हैं। इसे दोबारा खोलने के आग्रह हैं, लेकिन मैरीलैंड के गवर्नर सावधानी बरत रहे हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को वापस रास्ते पर आते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग काम पर वापस जाएं, लेकिन हम इसे सावधानी के साथ करना चाहते हैं। हम जल्दी में खराब फैसले नहीं ले सकते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की है। ये वो लोग हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं। Thank God for truckers. That'll be our theme. Thank God for truckers. ट्रंप ने आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों से प्रतिबंध हटाने के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है और देश के राज्यों से जल्द इसका पालन करने के लिए कहा है। कभी एक दूसरे से कारोबारी जंग लड़ रहे 2 देश अब एक जैसे हालात से लड़ रहे हैं। और ब्रेक के बाद देखिए 99 साल के एक पूर्व फौजी ने कैसे संभाला कोरोना वायरस के खिलाफ मोर्चा। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अपने गार्डन के चक्कर लगाकर कोई $10 लाख की रकम जुटा ले, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? पर ब्रिटेन के 99 साल के रिटायर्ड फौजी टॉम मूर ने ऐसा कर दिखाया। देश के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए $2 करोड़ 10 लाख की रकम उन्होंने जुटा ली, और जब तक उनकी वॉक पूरी हुई तब तक हजारों लोगों ने उनके नेक इरादे के लिए दिल खोलकर दान भी कर दिया। आइए देखते हैं कैसे किया कैप्टन टॉम ने ये सब कुछ। कैप्टन टॉम मूर ये काम ठीक से करना चाहते हैं। ये उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। एक छोटी पारिवारिक चुनौती से शुरू हुआ ये खेल अब एक असाधारण काम बन गया है। मुझे लगता है कि ये रकम काफी अच्छी है। मैंने इतने पैसों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। यकीन नहीं होता कि लोग इतने उदार भी हो सकते हैं। इस सब की शुरुआत करीब एक हफ्ते पहले हुई थी। लक्ष्य था महीने के अंत में आने वाले कैप्टन टॉम के 100वें जन्मदिन पर 100 लैप चलकर पूरे करना। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ चुके कैप्टन टॉम ने बर्मा में अपनी सेवाएं दी हैं। शुरुआत में परिवार को $1200 यानी करीब 84,000 रुपए का अपना टारगेट बड़ा लग रहा था। एक आध दिन में ही कई $1,000 जमा हो गए। हमने सोचा हम सपना देख रहे हैं। फिर महीने के अंत तक हम $6,000 तक की रकम सोचने लगे। हम सबके शुक्रगुजार हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में रकम बढ़कर $10 लाख के पार चली गई, और ऐसे 100वां पड़ाव भी पूरा हो गया। लाखों लोगों ने NHS और कैप्टन टॉम के दृढ़ संकल्प और आशावादी होने के जज्बे को सम्मानित किया। हम अंत में इससे जीत जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन हम सब ठीक होंगे। उन सब के लिए जिन्हें ये वक्त मुश्किल लग रहा है। बादल छट जाएंगे और सूरज फिर से चमकेगा। अगर लोग यूं ही मदद करते रहे तो कैप्टन टॉम भी यूं ही चलते रहेंगे। और कोरोना से जंग के बीच कई अच्छी खबरें आ रही हैं। ये कहानी है न्यूयॉर्क के यानिना नाम की उस महिला की जो जब कोरोना पॉजिटिव पाई गई तब प्रेग्नेंट थी। इलाज के दौरान ही मेडिकल कोमा में उनके बच्चे का जन्म हुआ, और ठीक होने के बाद वो पहली बार अपने बच्चे से मिली। इस मौके पर अस्पताल का माहौल बदल सा गया था। उनके बेटे वॉल्टर का जन्म 3 अप्रैल को ऑपरेशन के जरिए हुआ था। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।